बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालिहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालिहा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ 24 MCQs डिस्कस कर लिए थे। मैं इस वीडियो में भी पहले वीडियो की तरह ना कि सिर्फ राइट ऑप्शंस बताऊंगी बल्कि ये भी बताऊंगी कि जो रॉन्ग हैं वो क्यों रॉन्ग हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ, 25 ऑप्शन की तरफ। ओके, तो 25 जो ऑप्शन है वो हु इज़ द ऑथर ऑफ माई फ्यूडल लॉर्ड। ऑनेस्टली मैंने खुद ये गलत किया हुआ है। तो देखिए, आपको पाकिस्तानी लिटरेचर का पता होना चाहिए किस तरह से कि आपको बस फेमस राइटर्स और उनके वर्क्स याद होने चाहिए। इसको डीप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अमेरिकन के भी अगर बहुत ज़्यादा कोई फेमस हैं तो वो कर लें। बेहतर है कि ब्रिटिश लिटरेचर अच्छे से किया हो और उसके बाद लिंग्विस्टिक्स अच्छे से की हो। ये कल का जो पेपर आया था उस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, हाँ 25 हो गया। तहमीना दुरानी ने ये लिखा था। 26, इन द सेंटेंस द कैट सैट ऑन द मैट, व्हाट इज़ द सिंटैक्टिक फंक्शन ऑन द मैट। अब देखिए, ऑन द मैट इज़ ए फ्रेज़, ये तो हमें पता है ना। मैट होता तो वो सिर्फ सब्जेक्ट होता, वो भी नाउन फ्रेज़ होती, लेकिन ऑन द मैप का पूछा गया तो ये ऑन से स्टार्ट हो रहा है प्रेपोजिशन से, सो इट्स ए प्रेपोजिशनल फ्रेज़। ये कंजंक्शन नहीं हो सकती। कंजंक्शन तो दो फ्रेजेस को जोड़ता है आपस में, एंड और इस तरह से। प्रेडिकेट जो होता है वो वर्ब होता है। ऑन द मैट में कौन सा वर्ब है? सब्जेक्ट जो होता है वो स्टार्ट में होता है। तो कैट सब्जेक्ट है, मैट थोड़ी सब्जेक्ट है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज इसका आंसर है। What is the most common basic word order during the world languages? Found in all languages, world languages. SVO, it's very easy. The word think begins with the type of consonant sound. आपको पता है think जो है से ये जब ज़बान को हम दो दांतों के दरमियान में रख के think बोलते हैं तो ये वो साउंड है। ठीक है। अब आपको पता है, आपने अगर फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ी है तो think जो है ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, आप इसको अपनी दो उंगलियों को जो है वो अपने वोकल कार्ड्स पे रखें और आप ये वर्ड बोल के देखें think। आपको पता है वोकल कार्ड वाइब्रेट ही नहीं हो रहे, तो ये वॉइसलेस है। इतना तो मुझे पता चल गया ना, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये वॉइस्ड नहीं है, ये वॉइसलेस है। और अगर आपने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रीकेटिव है, तो बस आपने फ्रीकेटिव लिखा दिया। और इंटरडेंटल कैसे कि आप दो, मैंने आपको बताया जो ज़ुबान है आप दांतों के दरमियान में रखेंगे तो ये प्रोनाउंस होगा, इस वजह से ये बीटा ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, 29 में आपको कैट की प्रोनाउंसिएशन तो एटलीस्ट ट्रांसक्रिप्शन तो आनी चाहिए ना। कैट, खे ए ट, काट नहीं हो सकता, कैट नहीं हो सकता, कट नहीं हो सकता, तो ये डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट। 30 में आप देखें, मैंने आपको कितनी बार आई थिंक अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी बार बताया है कि अगर आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं तो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का डिफरेंस ज़रूर करके जाएं। फोनेटिक्स मैं आपको इधर भी बता देती हूँ। फोनेटिक्स क्या होती है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड होती है। क्या मतलब कि कैसे ज़ुबान से आप आवाज़ निकाल रहे हैं, कैसे वो वेव्स की फॉर्म में जा रही है। लाइक प बोलते हुए आपके लिप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप ये चीज़ यानी आप बोलते किस तरह से हैं। ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कैसे वो जाती है यानी ट्रांसमिट होती है, और रिसीवर की कैसे लिसनर उसको रिसीव करता है। ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? फोनेटिक्स में। इसके अलावा कुछ भी फोनेटिक्स में नहीं आता। रिमेंबर दिस थिंग, फोनेटिक्स बहुत ब्रॉड टर्म है। हर लैंग्वेज के लिए आप कह सकते हैं कि फोनेटिक्स जो है होती है, लेकिन फोनोलॉजी हर लैंग्वेज की डिफरेंट होती है। फोनेटिक्स सबकी सेम होती है, फोनोलॉजी डिफरेंट होती है। फोनोलॉजी एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें स्टडी की जाती हैं। अब आपको समझ आ गई फोनेटिक्स होती है। उसके अलावा सिलेबल, इंटोनेशन, स्ट्रेस, प ब किस तरह की साउंड्स है, मेनर, सारा कुछ फोनोलॉजी में आता है। ठीक हो गया। ग्रामर तो मॉर्फोलॉजी तो ये हो ही नहीं सकती। मॉर्फोलॉजी तो वर्ड स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, ग्रामर तो ग्रामर होती है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो सी ऑप्शन ठीक है। 31 को अगर आप देखें, मिनिमल पेयर है ये बैट और पैट, तो ये किस तरह से डिफरेंस है इनके दरमियान में। तो एस्पायरेशन का, आपको एस्पायरेशन का पता होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा पफ ऑफ एयर के साथ प्रोनाउंस किया जाए। आप देखें, बैट को एक्स्ट्रा पफ ऑफ एयर के साथ नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा, बल्कि आप पेन और बैट को बोल के देखें फैन फैन, तो इसकी फ और बर्ड डिफरेंट है एस्पायरेशन की वजह से, तो ये इसका आंसर है। नज़लाइजेशन नहीं इन्वॉल्व है क्योंकि ये लिप्स से प्रोड्यूस की जाती है। वॉइसिंग नहीं हो सकती क्योंकि दोनों वॉइस नहीं है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है ये भी का सेम है।
तो डिफरेंट जो चीज़ है वो एस्पायरेशन है। 32 पे आ जाएं। द वर्ड नाइट एंड नाइट आर अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स हैं। ये क्यों बोले एक तरह से जा रहे हैं। होमोग्राफ तब होते हैं जब स्पेलिंग भी सेम हो, जैसे बैंक, बैंक दूसरा एक फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो, और जो रिवर वाला बैंक है वो, उसको हम कह सकते हैं होमोग्राफ है, क्योंकि वो स्पेलिंग भी सेम है। होमोग्राफ जो है ये नहीं हो सकता क्योंकि एक के शुरू में के आ रहा है और एक के एन। सिनोनिम्स ये नहीं हो सकते क्योंकि नाइट जो है वो एक ब्रेव जो सोल्जर है उसको कहा जाता है आर्मी का, जो नाइट है वो रात होती है। एंटोनिम्स भी ये नहीं हो सकते। एंटोनिम्स तो वो होते हैं जो बिल्कुल ही उल्टा हो उसका। 33 जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रामेटिकल टेंस इज़ मोस्ट एक्यूरेट। रॉन्ग ऑप्शंस पे पहले आ जाते हैं। टेंस एग्जिस्ट ओनली इन रिटन लैंग्वेजेस। ऐसा थोड़ी होता है, बोलते हुए भी तो टेंस इन्वॉल्व होते हैं। डेल्टा ऑप्शन में आते हैं टेंस सिस्टम आर आइडेंटिकल अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस। ऐसे थोड़ी होता है, उर्दू के अपना सिस्टम है, इंग्लिश का अपना है, टेंस अलग अलग है। अगर सेम होते तो हमें आसानी ना होती इंग्लिश के टेंस करते हुए। टेंस इज़ ओनली फाउंड इन फ्यू लैंग्वेजेस, ऐसा थोड़ी है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। टेंस इज़ अ यूनिवर्सल ग्रामेटिकल कैटेगरी। हाँ ये यूनिवर्सल तो है लेकिन हर लैंग्वेज की डिफरेंट है। ठीक हो गया। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ जेन आयर। आई टोल्ड यू के प्रोटैगनिस्ट आते हैं जो मास्टर पीसेज हैं उनके। जेन आयर एक बहुत ज़बरदस्त नावल है और फेमस भी है, तो इसकी खुद प्रोटैगनिस्ट ही जेन आयर है। नेक्स्ट 35 पे आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट कॉन्सोनेंट फोनीम ब एंड ट। ब ट तो सारी लैंग्वेजेस में फाउंड होते हैं, तो इसका आंसर है डी, फाउंड इन ऑल द अबव मेंशन्ड लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि आप उर्दू में बोल के देखें बारात, बिस्किट इंग्लिश में, और पंजाबी तो मुझे नहीं आती, हर इन दोनों में हैं तो बस लगा दिया। टर्म फोनेटिक रेफर्स टू, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पीड साउंड की स्टडी है। 37 में आ जाएं। जेम्स जॉइस ने ये नावल लिखा हुआ है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल, देखें आपको क्रॉनिकल से ही पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है। क्रॉनिकल का मतलब ही हिस्ट्री पे जो रिकॉर्ड होते थे, रखे जाते थे। तो एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल पोम नहीं हो सकती, प्ले नहीं हो सकता, नावल नहीं, तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, तो बस यही लिखा दें। 39 जो है हीथ क्लिफ, देखें मैंने काफ़ी मूवीज़ देखी हुई हैं, नावल्स वगैरह पे भी समरीज़ भी सुनी हुई हैं, तो मुझे काम भी आया है। मैं वहाँ पे बैठी हुई सोच रही थी हीथ क्लिफ कौन था, तो मेरे ज़हन में एक मूवी का सीन आया जो मैंने देखा था, जिसमें जो हीरोइन थी वो, उसको हीथ क्लिफ जो है वो मिल नहीं रहा होता, तो वो बुला रही होती है हीथ क्लिफ, हीथ क्लिफ, तो वहाँ से मुझे ये याद आया। सो हीथ क्लिफ इज़ द राइट आंसर। ओके, उसके बाद सॉरी वदरिंग हाइट्स इज़ द राइट ऑप्शन। द टर्म सॉलिलिक्वी रेफर्स टू, देखिए सॉलिलिक्वी जो होती है ना वो खुद से बात करना होता है लेकिन थोड़ी सी लाउडर वॉइस में, और असाइड जो होता है वो थोड़े अलग जाके बोलना होता है। तो असाइड तो हो नहीं सकता, ग्रुप डिस्कशन ये होती नहीं है, तो बस पहला ऑप्शन ठीक होगा जब आप खुद से बात करते हैं स्टेज पे। स्टेज मतलब ड्रामाज की बात हो रही है ना, तो उसके स्टेज की। 41 जो है इंटरटेक्सुअलिटी, मतलब ये होता है कि अगर आप एक टेक्स्ट के अंदर किसी दूसरे टेक्स्ट का हवाला दे रहे हैं, तो ऑथर्स की डायरी तो हो नहीं सकती, कैरेक्टर का इंट्रैक्शन हो नहीं सकता, मल्टीपल लैंग्वेजेस वाली बात ही नहीं कि वो तो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 42 में इलियड जो है वो होमर ने लिखी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ इमेजिनिज्म जो है वो कौन सी एज में आती है, तो ये एलिजाबेथन में आती है नहीं, मेटाफिज़िकल में भी नहीं। आपको पता है इमेजिज़म जो है मॉडर्न पोइट्री में आती थी, तो बस हमने मॉडर्न लगा दिया। इसी में जॉर्जियन पोइट्री भी आती है, इसी में वार पोइट्री भी आती है, इसी में इमेजिज़म भी था। हु इज़ द ऑथर ऑफ मौत स्मोक, ये पाकिस्तानी लिटरेचर का एक फेमस पीस है जो कि मोहसिन हामिद ने लिखा हुआ है। बड़ी मुश्किल से मुझे खुद वहाँ पे याद आया था क्योंकि मैंने जस्ट एक बार कहीं से रीड किया था इसको। 45 जो है वो रजिस्टर का पूछा गया। इट्स वेरी इजी। रजिस्टर इज़ नॉट बिलोंगिंग टू साउंड पैटर्न्स, वो तो फोनेटिक्स फोनोलॉजी होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सिंटैक्स होता है, लिटरेरी जानरा भी नहीं है ये कोई पोइट्री है इस तरह से, तो ये यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन पर्टिकुलर सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर ऑफिस में बैठे हैं तो आप उनसे डिसेंट तरीके से बात करेंगे फॉर्मल लैंग्वेज में। वाइल इफ़ यू आर इन द ग्रुप ऑफ योर कोलीग्स तो आप वहाँ पर यार यार करके बोलते हैं, तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो ये होती है कि मैं बता रही हूँ कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरह से बोल रहे हैं, इसको रजिस्टर कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये 46 MCQs रॉन्ग किया हुआ है कि एंटी हीरो जो होता है वो विलन होता है। नो, एंटी हीरो और विलन में फ़र्क है। विलन तो वो होता है जिसमें नेगेटिव ट्रेड्स पाई जाती हैं। एंटी हीरो वो जो होता है जो जिसके अंदर हीरोइज़म ना हो, जिसके अंदर हीरोइज़म वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो। अब द रोड नॉट टेकन किसने लिखी हुई है, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। कोड स्विचिंग क्या होती है कि जब आप क्या करते हैं
कि इंग्लिश बोलते हुए उर्दू बोलने लगे, उर्दू बोलते हुए इंग्लिश बोलने लगे। लॉस्ट जनरेशन जो है वो राइटर्स थे जो वर्ल्ड वार 1 के लिए, ये सन ऑल्सो राइजेज एक अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है, उसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है। उसने वो पीस जो है वो 1929 में लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि 1929 तो सेकेंड वर्ल्ड वार में के बारे में तो नहीं ना लिख सकता था। उसने फर्स्ट वार जो कि 1914 से स्टार्ट होती है उसका हवाला दे के लॉस्ट जनरेशन बोला था कि जो लोग हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या आया था पार्टिसिपेट किया था वो सब लॉस्ट जनरेशन है, यानी उनको किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। ओके, उसके बाद जो सन ऑल्सो राइजेज या अर्नेस्ट हेमिंगवे में मैंने आपको अभी बताया। द टर्म फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एग्जामाइंस, तो फेमिनिस्ट है तो लड़कों के बारे में ही बात होगी, तो जेंडर की बात हो रही है तो बस ये लिखते हैं। 52 में अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश इज़ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन्स बात एक की है, तो अर्लीस्ट आपको पता है एंग्लो सैक्सन्स थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ बिलवर्ड, इट्स वेरी इजी, टोनी मॉरिसन। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग इन लैंग्वेज आपको पता है सेमेंटिक्स थी। अच्छा, ये ऑप्शन हमने 53 तक डिस्कस कर लिए हैं। 54 जो है नेक्स्ट पेज पे देखें आप, 54 पे आ जाएं डायरेक्ट। स्टडी ऑफ मीनिंग इज़ कॉल्ड सेमेंटिक्स, बता दिया। हु रोट डेथ ऑफ सेल्समैन, बहुत इंपॉर्टेंट नावल है तो मैंने इस वजह से जहन में रखा था, आर्थर मिलर। ये जो नेक्स्ट है 56, द टर्म डायलॉजिक इज़ एसोसिएटेड विद, इसका मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या टिक किया था, लेकिन इसका आंसर जो है वो मिखेल बाख्टिन है, ठीक है। 57 जो है सोनेट क्या चीज़ होती है, तो ये 14 लाइन्स की एक पोम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो चार्ल्स डिकन है। इन लिंग्विस्टिक प्रैग्मेटिक्स डील विद, आपको पता है लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है किस कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आई विल सी यू, तो आई विल सी यू के 2 मीनिंग्स हैं, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं घर से निकल रही हूँ तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ और उसको सी ऑफ करना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ ओके आई विल सी यू, मतलब मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, ठीक है। और एक होता है आई विल सी यू जब आप लड़ रहे हों, तो एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है धमकी देते हुए कि आई विल सी यू, तो दैट इज़ ए थ्रेटन। सो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना, तो प्रैग्मेटिक्स ये होती है। 60 ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रुडयार्ड किपलिंग की एक पोम है इफ़। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर कि इस पे पास्ट पेपर पे जो मैंने रीजंस के साथ बताया। आपको रॉन्ग ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि क्यों वो रॉन्ग है और जो करेक्ट है वो क्यों है, ताकि आप नेक्स्ट वो मिस्टेक्स ना कर सकें। थैंक यू सो मच।